पंखों को खोल क्यों शर्मिंदा है तू, मेरे दोस्त ऊंची उड़ान का परिंदा है तू। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अरुण यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आज मैं फिर आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का मॉक 7। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉक 7 को। मॉक 6 में अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस सेशन में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं प्रतिदिन, जिनका एग्जाम्स में आना 100% तय है। यहाँ के कॉन्सेप्ट और यहाँ के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आप सभी इनके नोट्स बना रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में मैं आपको मॉक 7 पढ़ाने वाला हूं। आज फिर मैं एक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसके टॉप 20 क्वेश्चन का आज मैं मॉक 7 आप लोगों को लेकर आया हूं। तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं, आज के इस टॉप 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन की। आप सभी लोगों को सेशन के अंत में प्रतिदिन एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलता है, जिसका जवाब आप लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो कल के क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग देखने वाले हैं। कल के एंड में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, जिसका जो क्वेश्चन यहां पर था कि झाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसका एक उदाहरण माना जाता है, पूछा जा रहा है। यहां पर पूछा गया है कि जो झाग होता है, यहां कोलाइड के प्रकारों से मैंने आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। कल के मॉक 6 में मैंने आप लोगों को कोलाइड की पूरी लिस्ट यहां पर हम लोगों ने डिस्कस की थी और हम लोगों ने वहां से आने वाले सभी प्रश्नों को भी देखा था। आज यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, झाग इनमें से क्या एक उदाहरण है। आप सभी के द्वारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया गया था। कमेंट बॉक्स में काफी बच्चे, यहां पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहां होता है कि कोलाइड के प्रकार उन्हें लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। तो कल के मॉक 6 में मैंने आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छे से समझाई है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन्हें सारे प्रीवियस मॉक देखना है, ताकि आपको एग्जाम्स में पूरा फायदा मिल सके। यहां हम लोग देखने वाले हैं कि जो झाग होता है वो एक प्रकार का कोलाइड होता है। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो द्रव के अंदर जब गैस परिक्षिप्त हो जाती है, यानी गैस डिस्पर्स्ड हो जाती है लिक्विड के अंदर, तो यहां जो कोलाइड का निर्माण होगा उस कोलाइड को हम लोग झाग के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिए गए, किसी द्रव में परिक्षिप्त गैस, यानी गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, या फिर जेल में परीक्षित गैस, जेल एक खुद कोलाइड का नाम होता है। वही हम लोग देख रहे हैं, किसी द्रव में परिक्षिप्त एक ठोस या फिर किसी द्रव में परिक्षिप्त एक द्रव। इसका सही जवाब मैंने आपको बताया है कि जब किसी द्रव में गैस अणु मिल जाते हैं तो वहां जो कोलाइड बनेगा, इस कोलाइड का नाम हम लोग देखने वाले हैं झाग या फिर फोम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है। चलिए मॉक 7 को शुरू करते हैं बिना देर किए। आज के इस पहले प्रश्न के साथ आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सारे कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के लिए है। यहां होने वाला है कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है। एक परमाणु का द्रव्यमान एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसके द्वारा यहां पर मेजर किया जाता है? क्या किलोग्राम में इसको मेजर करेंगे, या फिर यहां पर एक यूनिट देके रखी है एएमयू, या ग्राम, या कैरेट। देखिए, जब भी हम लोग एटॉमिक मास की बात करते हैं, द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इसका जो मेजरिंग यूनिट होता है इसे हम लोग एएमयू के नाम से जानते हैं। एएमयू का मतलब होगा, यहां अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें तो इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जानते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हो जाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं परमाणविक द्रव्यमान इकाई। परमाणविक द्रव्यमान इकाई, इसे हम लोग हिंदी टर्म्स में जान सकते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ करती है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। आप सभी ने कार्बन को पढ़ा है, तो कार्बन में अगर हम लोग एक कार्बन की बात करें, एक आइसोटोप जिसे हम लोग C12 के नाम से जानते हैं, या C12 के नाम से इसको हम लोग जान सकते हैं। तो कार्बन 12 के जो 1/12 भाग को, कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर होता है किसी का एएमयू यूनिट। आप लोगों को इसकी जानकारी यहां पर समझ में आ रही होगी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि कार्बन, इसका जो यूनिट होता है वो किसके इक्वल होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 1/12 भाग के बराबर इसका यूनिट होता है। अगर हम लोग एक एएमयू की बात करें, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो यह डाटा आप लोगों को लिख लेना है। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका यहां पर वेट हो जाता है, वैल्यू हो जाता है।
एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। वही अगर हम लोग इसको किलोग्राम में देखें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका सही आंसर होने वाला है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप सभी अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इस बात को यहां से नोट कर लें। तो एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग एएमयू के नाम से जानते हैं, परमाणु, किसी पदार्थ की परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए एक सही यूनिट मानी जाती है। तो परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो हम लोग नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। चलिए आज के इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है। जब कोई वस्तु के द्वारा धनावेशित हुआ जाता है तो वह क्या होती है, इस बात को हम लोगों को समझना है। तो चलिए यहां हम लोग देख रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन का परित्याग करना, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, प्रोटॉन का परित्याग करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोगों ने कोई भी सोडियम एटम है और यह सोडियम एटम जिसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होगा। यही सोडियम के द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है तो सोडियम निर्माण करता है Na+ आयन का। Na+ यानी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया, वो डोनेट करने के बाद में यह पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसे हम लोग Na का यानी सोडियम का केटायन चार्ज के नाम से जानेंगे, यानी यह धनायन बन गया, धनायन बन गया। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि धनायनों का निर्माण कब होता है, तो प्रिय मित्रों धनायनों का निर्माण होता है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाए, जब इलेक्ट्रॉन को दान किया जाए। तो यहां पूछा जाता है कि जब वस्तु धनावेशित होती तो आप लोगों का पहला ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया जाता है तब वहां पर आप लोगों को ये घटनाएं देखने को मिल सकती है, यानी कहां बनेगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। वही अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन -2 चार्ज गेन करता है और यह ऑक्सीजन का एनायन चार्ज बना, जिसे हम लोग ऋणायन के नाम से भी जान सकते हैं, ऋणायन के नाम से भी जान सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही हैं जितना मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न इस सेशन का हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपको ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखना है कि परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, यहां पर 2 बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, यहां आप 2 को जेड कर लीजिएगा, जेड कर लीजिएगा, ये यहां पर जेड लिखा हुआ है। परमाणु संख्या को Z से डिनोट किया जाता है, वही द्रव्यमान संख्या जिसे A से प्रदर्शित किया जाता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अगर आप लोगों को दिया जाए कि परमाणु संख्या Z हो और द्रव्यमान संख्या A हो, तो वहां एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हमेशा सभी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बना रहता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी आने वाली परीक्षाओं में यहां से आपको फायदा जरूर होने वाला है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर परमाणु क्रमांक हम लोगों को पता होता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने ही होते हैं। वही अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जानकारी भी आप लोग दे सकते हैं, यानी जितना Z उतना P उतना ही E। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। अगर हम लोग देखें, अगर हमें Z पता है और अगर Z पता है, मान लीजिए यहां किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जितना Z होगा उतना ही रहेगा। तो यहां परमाणु संख्या Z दे के रखिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z होने वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, काफी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों पर ध्यान देकर और मन लगाकर आप लोगों को पढ़ना है। चलिए इस सेशन का अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं आज, अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल या D2O का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए D2O से आप सभी लोग परिचित है। D2O को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों को इसका फार्मूला जानना है तो 1s2 जो हाइड्रोजन का दूसरा वाला आइसोटोप्स होता है, सेकंड आइसोटोप्स होता है, उसी से ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर हम लोग देखें D2O की, तो D2O का जो प्रयोग है या उपयोग है हम कहाँ करते हैं, तो D2O का प्रयोग हम लोग कई उपयोग में इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग इसका यूज नाभिकीय रिएक्टर में देखें तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O की वजह से मंदन की क्रिया करवाई जाती है, मंदन की क्रिया करवाई जाती है, जिसे हम लोग मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो मॉडरेटर क्या है, तो मॉडरेटर का मतलब हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन में जो न्यूट्रॉन की गति होती है, न्यूट्रॉन की वजह से ही न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट होता है, क्योंकि न्यूक्लियन की जो रिएक्टर होगी, या फिर अगर हम लोग देखें कि जो टक्कर होगी, इस वजह से ही यहां पर विस्फोट होगा। तो न्यूट्रॉन की टक्कर के कारण विस्फोट होता है। अगर इन न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये टक्करें रुक जाती हैं, और इन्हें करवाया किससे जाता है, तो मंदक या जो मॉडरेटर होते हैं उनके द्वारा, और ये मॉडरेटर के रूप में हम लोग D2O का प्रयोग करते हैं। तो बाहरी जल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें समझ में आनी चाहिए। D2O का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एज अ मंदक हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिसे हम लोग एज अ मॉडरेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर रिटार्डर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे जवाब देंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। वही अगर हम शीतलन की बात करें कि नाभिकीय रिएक्टर में जब अभिक्रिया होती है तो इसमें बहुत ज्यादा उष्मा पैदा होती है या बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, तो यहाँ शीतलन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। वही एज अ कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक छड़ के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। इन सभी बातों को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आज के सेशन का। काफी अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कि यहां पूछा गया है कि अक्रिय गैस से परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने अक्सर पढ़ा है कि इनर्ट गैसेस जो होती है समूह नंबर 18 में, और ये इनर्ट गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं, क्योंकि ये सभी गैसें अक्रियाशील मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अक्रियाशील गैसें मानी जाती है, नॉन रिएक्टिव। क्योंकि आप लोगों को यहां पर समझ में आना चाहिए कि कोई भी तत्व है या फिर यौगिक है रासायनिक बंधन इसलिए करता है क्योंकि उसका अष्टक अधूरा है। अष्टक नियम को पालन करने के लिए यह बंध बनाते हैं। पर यहां अगर हम लोग देखें तो अंतिम कोश में, इन परमाणुओं के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसलिए इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है और न ही इलेक्ट्रॉन को दान करने की, बल्कि ये अस्थायी रूप से यहाँ पर स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं, और बाकी सभी एलिमेंट इनको कॉपी करना चाहते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाती है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि इनमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, आइडियल गैस नहीं है। अब आदर्श गैस क्या होती है, इस बात को हम लोगों को समझना है। देखिए, जो गैसें सभी तापदाब या सभी परिस्थितियों में PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करे, यह जो समीकरण आप लोगों के सामने लिखा है, इस समीकरण को हम आदर्श गैस समीकरण के नाम से जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस समीकरण बना हुआ होता है, अगर हम लोग यहाँ पर नियमों की बात करें तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, वही एवोगाद्रो का नियम, अगर हम लोग गैलुसाक के नियम की भी बात करें, गैलुसाक का नियम, इन सभी नियमों को कंबाइनली अगर हम लोग मिला दे या इनको कंबाइन करें तो एक आदर्श गैस समीकरण का निर्माण यहाँ पर होता है। और जो गैस सभी परिस्थितियों में इस समीकरण को फॉलो करती है उसे हम लोग एक आदर्श गैस का नाम देते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जितनी भी अक्रिय गैसें होती है आदर्श गैस होती है, पर यहाँ कौन नहीं है। रेडॉन एक इनर्ट गैस है ना, रेडॉन एक इनर्ट गैस है, वही आर्गन और नियॉन भी एक इनर्ट गैस है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की, जिसके अंदर सिलिकॉन पड़ता है, तो सिलिकॉन एक प्रकार की आदर्श गैस नहीं मानी जाती। तो चलिए सिलिकॉन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। सिलिकॉन का सिंबल होता है SI,
वही इसका एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो परमाणु क्रमांक 14 पर सिलिकॉन पड़ता है। सिलिकॉन की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा अगर हम लोग यूज देखें तो सोलर पैनल में अब ये सोलर पैनल क्या होते हैं तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले इस उपकरण को हम सोलर पैनल कहते हैं और सोलर पैनल में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। आप सभी को यहां पर एक जवाब देना है मुझे कि हमारे इंडिया में सिलिकॉन वैली कहां पाई जाती है, सिलिकॉन वैली कहां पाई जाती है और यह क्यों प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पाई जाती है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक विस्तृत आंसर के साथ में देना है, डिटेल नोट के साथ में आपको इसका जवाब देना है। तो सिलिकॉन की बात हम लोगों ने की। आर्गन, नियॉन और रेडॉन की बात करें तो रेडॉन एक ऐसी गैस मानी जाती है कि यहां वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं पाए जाने वाली गैस के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं कि अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाली गैस आर्गन को माना जाता है, 0.93% अवेलेबल। वही अगर रेडॉन की बात करें तो रेडॉन हमारे वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में है। यहां से की पॉइंट आ सकता है कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो PV इज इक्वल टू nRT। यहां अगर हम सबको देखें तो P यहां प्रेशर को डिनोट करेगा, वही V अगर आयतन की बात करें, यहाँ N मोलों की संख्या, R एक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे और T यहां पर टेम्परेचर होगा। तो इन सभी बातों को आप लोगों को यहां पर अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़े कि इनमें से कौन एक परमाणविक गैस है। एक परमाणविक गैस है यानी कि एटॉमिक गैस, या इसको हम लोग होमो एटॉमिक गैस के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए एक परमाणु, दो परमाणु, अगर हम लोग परमाणु की बात करें तो क्या होगा, अगर हम लोग जल का सूत्र देखें तो जल का फॉर्मूला यहाँ H2 होता है। अगर यहाँ परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो परमाणु यहाँ पर उपस्थित है, हाइड्रोजन के दो परमाणु यहां उपस्थित है, वही ऑक्सीजन का एक परमाणु उपस्थित है। पर यहां पर जब भी आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा समपरमाणुकता, समपरमाणुकता का मतलब आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग तत्वों में सहसंयोजी बंधन करवाते हैं जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इस कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप लोगों को ध्यान रखना है कि दो समान परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे इसको इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास में लुईस डॉट सिंबल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है। यहां इन दोनों के बीच में जब साझेदारी होती है तो इन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो यहां जो मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा ये बन जाएगा H2। और यहां हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक द्विपरमाणिक परमाणु बन जाता है। द्विपरमाणिक यानी इसे हम लोग बोल देंगे डबल एटॉमिक। तो यहां सिंगल एटॉमिक, यहां एक परमाणविक है, यही ये द्विपरमाणिक बन जाएगा। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में भी हम लोग जब अणुसूत्र इसका लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहां पर दो लोन पेयर है इसके पास में और दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वही दूसरे ऑक्सीजन से लोन पेयर और दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ये साझा करेगा, तो यहां भी द्विपरमाणिक एटम बनेगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी कुछ इस प्रकार होता है, नाइट्रोजन भी एक द्विपरमाणु एटम माना जाता है। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक एग्जाम के लिए की पॉइंट बताना चाहूं तो यहां जितनी भी अक्रिय गैसें होती है जो हमारे ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करती है, वो सभी की सभी गैसें एक परमाणविक गैसें मानी जाती है, एक परमाणविक गैसें मानी जाती है होमो एटॉमिक। जैसे आपने कभी भी ये फार्मूला He2 नहीं देखा होगा, आपने Ar2 नहीं देखा होगा, आपने Ne2 नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सभी सिंगल एटम में प्रेजेंट होती है। इनका अष्टक पूर्ण होता है पहले से, और अष्टक पूर्ण होता है इसलिए इन्हें किसी के साथ बंधन करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको इन्हें काफी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब एक परमाणविक गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन द्विपरमाणविक गैस है। क्लोरीन को भी हम लोग Cl2 प्रेजेंट करते हैं, वही नाइट्रोजन भी N2 प्रेजेंट होगा, और हीलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली He से। तो आप लोगों को परमाणु की संख्या यहाँ पर समझ में आ गई होगी, मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, आप लोग इसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के लिए है कि कमरे के तापमान पर इनमें से कौन सी गैस नहीं है। यानी यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो गैसेज नहीं है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो यह रूम टेम्परेचर। सबसे पहली बात, कमरे का ताप क्या होता है या रूम टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, कमरे का ताप का मतलब होगा यहां पर सामान्य ताप। कमरे का ताप यानी कि सामान्य ताप, और यह सामान्य ताप कितना होता है तो आप इसे 27 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स मान सकते हैं। 28 भी सामान्य के अंतर्गत ही आएगा। 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वह सामान्य ताप की श्रेणी में आने वाला तापमान माना जाता है। अगर हम लोग डिस्कस करें तो हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में ही मिलेगी। वही अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेगी, और हीलियम एक अक्रिय गैस है, यह भी गैसेस फॉर्म में देखने को मिलेगी। वही अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलने वाली एक धातु मानी जाती है, एकमात्र ऐसी धातु जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। आयोडीन एक अधातु है। एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 53 आयोडीन का एटॉमिक नंबर माना जाता है। इसे आई से सिंबलाइज करेंगे, और 53 इसकी कमी से हमारे अंदर घेंघा रोग होता है। अब सभी को यह जानकारी समझ में आई होगी। तो यहाँ कौन सी गैस नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी जो है कमरे के ताप पर गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के लिए। आप सभी इतने अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, काफी मेहनत लगती है एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी इस मेहनत को, जितने व्यूज है उतने लाइक होने जरूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं। तो आप एक लाइक प्रेस करने में आप लोगों को हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक जरूर किया करें, सभी वीडियोस पर लाइक आना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन है, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम देने वाले कौन थे? तो चलिए क्वांटम संख्या को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याएं क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने पढ़ा है कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब आप सभी को यह पता है, पर यह पता कैसे चला कि नाभिक के बाहर किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, यह किस वेग से घूम रहा है, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका अभिविन्यास क्या है, किस उपकक्षा में है, किस कक्षक में है, इसका घूमने का जो दिशा है, चक्रण की दिशा, वो क्या है। तो इन सभी बातों को हमें जवाब देने के लिए आती है क्वांटम संख्या। कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो पहली क्वांटम संख्या यहां पर मानी जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी यहां पर जिसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। अगली यहां पर होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, वही होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक अंतिम यहां पर हम पढ़ेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। तो अलग अलग प्रकार की क्वांटम संख्या है, जिसे हम लोग एन, यहाँ एल, और चुंबकीय क्वांटम मैग्नेटिक, और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। एन, एल, एम, एस इनका रिप्रेजेंटिंग नेम होता है कि हम लोग इसे एन से जानेंगे और इसे हम लोग एन से जानेंगे। तो यहां पर क्वांटम संख्याओं से जानकारी क्या मिलती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन की सही सही जानकारी प्रदान करने की संख्याएं होती है। कि एक इलेक्ट्रॉन की सही सही जानकारी प्राप्त करना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर किस कक्षा में है, किस उपकक्षा में है, और किस कक्षक में है, इसके घूमने की दिशा क्या है, इसका अभिविन्यास क्या है, यह किस एंगल के साथ घूम रहा है और किस दिशा में घूम रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वांटम संख्याएं समझ में आई होगी। देखिए यहाँ हम लोग आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों को हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। तो यह नियम किसने दिया कि चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक समान नहीं हो सकती? तो आप सभी को यहां पर पढ़ना है एक नियम जो आप लोग पढ़ने वाले हो, पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन थ्योरी या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउलीज, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। और इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया था कि किन्हीं भी दो परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। इस बात को आप अपने नोट्स में लिख लें। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए यहां पर। तो आपको यहां पर इसके साथ में हुंड भी पढ़ लेना है, हाइजेनबर्ग भी पढ़ लेना है, और श्रोडिंगर भी यहां पर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सेशन का आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर बोला गया है, किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? यहां पर दिया गया अलग अलग तत्व आपको दिए गए हैं, और इनमें से आपको बताना है कि किस कक्ष के बाहरी कोष में आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को मुझे जवाब में देना है। तो आपके ऑप्शन है यहां पर
आप चार ऑप्शन यहां पर देख सकते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ना चाहेंगे। पहला ऑप्शन दिया है आप लोगों के सामने बोरॉन। अगर हम लोग बोरॉन को देखें तो बोरॉन यहां पर दिया गया है, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बताओगे यहां पर 5 होता है, 2 और 3 इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन होगा। वही कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 होगा और इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन 2882 हो सकता है, यानी यहां पर अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। वही अगर हम लोग हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी यहां पर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होगा 4, 2 और 2 यहां पर इसका सही जवाब होगा। और वही अगर हम लोग बात करें यहां पर ये कंपाउंड यहां थोड़ा सा अलग दिया है, तो इसे यहां पर कट कर, क्योंकि यहां दिए गए एक इलेक्ट्रॉन में कोई भी नहीं है, तो आप यहां पर कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे फ्लोरीन। अगर हम लोग फ्लोरीन ना ले और सोडियम ले ले, सोडियम को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। आप यहाँ सोडियम ले सकते हैं और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और यहाँ पर 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग मानेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ सोडियम लगा दीजिएगा, तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा है। आप लोगों को अंतिम कोष देखना है जिसे हम लोग संयोजी कोष के नाम से जानते हैं, लास्ट सेल जिसे हम लोग वैलेंस सेल के नाम से भी जानते हैं। काफी अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सोडियम हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अविभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। कि अगर हम लोग देखें एटम एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल होता है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। आप सभी को यह पता होगा कि अगर हम लोग एवोगाड्रो की बात करें, रदरफोर्ड और वर्जिलियस, ये सभी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड साइंटिस्ट माने जाते हैं। परंतु यहाँ पर जॉन डाल्टन को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जॉन डाल्टन ने 19वीं शताब्दी में काफी कुछ अवधारणाएं जो परमाणु से संबंधित थी, और इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को याद रखना है, और यह है कि परमाणु एक प्रकार का अविभाज्य कण माना जाता है। अविभाज्य कण का मतलब होगा कि किसी भी पदार्थ को उसके परमाणु तक तोड़ा जा सकता है और परमाणु के बाद में यह कण यहां अविभाज्य माना जाएगा। तो इसका सही जवाब माना जाएगा परमाणु का ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। वही अगर हम लोग बर्जिलियस की बात करें तो तत्व से संबंधित अवधारणाएं हम लोग इनकी पढ़ेंगे। वही रदरफोर्ड ने, इस टॉपिक में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि नाभिक की खोज यानी जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस की खोज यहाँ किसके द्वारा की गई थी, तो न्यूक्लियस की खोज की गई थी इनके द्वारा। और एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, आप सभी ने कल पढ़ा है 0.6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल अणु कितने परमाणुओं को सम्मिलित कर सकता है, तो ये नंबर आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉन डाल्टन इसका बिल्कुल सही जवाब होना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के लिए है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। आप सभी को यह ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने यहां रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने यहां पर क्या एक अवधारणा दी थी। रदरफोर्ड का यह सिद्धांत नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है, नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। इन्होंने सोने की एक पतली पन्नी के ऊपर यह प्रयोग किया था और इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करवाई थी। अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किस धातु की पतली पन्नी का प्रयोग किया, तो यहां सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया, जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर मानी जाती है। और भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम लोग कंटिन्यू सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि किसके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आप लोगों को आकलन किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, यहाँ ए पार्टिकल दिया है, तो ये हो सकता है यहाँ अल्फा पार्टिकल हो, तो आप इसे अल्फा पार्टिकल कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ बीटा, गामा और एक्सरे इससे संबंधित नहीं होगी, तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किसे खोजा था, तो नाभिक की खोज इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को रदरफोर्ड से रिलेटेड जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं कि रदरफोर्ड ने
अल्फा पार्टिकल या अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया था कि परमाणु में होता है। तो वही एक्सपेरिमेंट जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, इन अल्फा पार्टिकल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया था कि एक परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जाता है और इसी नाभिक ने इन्हें प्रकीर्णित किया था या स्कैटरिंग किया था, जिसकी वजह से यह माना गया कि परमाणु के केंद्र भाग में क्या होता है, तो एक नाभिक होता है। अगर हम लोग इस प्रयोग की बात करें तो इसमें यहाँ जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, इस अल्फा पार्टिकल का यहाँ से प्रकीर्णन माना जाता है, प्रकीर्णन माना जाता है। और इससे पता चला कि केंद्र में एक ऐसा भाग है जहां पर पॉजिटिव चार्ज्ड आयन प्रेजेंट होता है और इसे ही नाभिक नाम करार दिया गया था। तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं भली भांति। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहां पर टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी कि सोने की पतली पन्नी स्वर्ण पर्णिका से अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। फिर देखो वही क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर दिखा दिया है कि रदरफोर्ड से आने वाले सभी प्रश्न इसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो यहां अगर हम लोग देखें स्वर्ण पर्णिका जो अल्फा कणों की प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करती है, तो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का या फिर अंदर प्रोटॉन का, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है कि धनावेशित नाभिकों के द्वारा ही जो अल्फा पार्टिकल थे वो प्रकीर्णित माने गए थे, प्रकीर्णित माने गए थे। स्कैटरिंग किसके द्वारा हुआ था, तो ये अल्फा पार्टिकल के द्वारा, क्योंकि यह भी पॉजिटिव चार्ज थे और यह भी पॉजिटिव चार्ज यहां पर आयन पाया जाता है। उम्मीद है आप सभी को यह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पर आप इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में यहां पर देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आज की श्रृंखला का कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक परमाणु में मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया हुआ है कि एक एटम होता है, उसमें केंद्रीय भाग नाभिक होगा जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वही इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विचरण कर रहे होते हैं। तो नाभिक को बनाने वाले या परमाणु को बनाने वाले 3 पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को इन तीनों पार्टिकल के खोजकर्ता भी पता होना चाहिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। वही अगर प्रोटॉन की बात करें तो यहां पर गोल्डस्टीन का नाम आता है, वही नामकरण यहां पर रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन आ जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो यहां पर आपको द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है, आवेश भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है। तो आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आप सभी के लिए 16 क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कर सकता है। यानी परमाणु क्रमांक को निर्धारित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा अगर हम लोग देखें या एटॉमिक नंबर को हम लोग डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन को भी ऐड करें, यानी द नंबर, द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसे हम लोग एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं या परमाणु भार के नाम से इसे हम लोग जान सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब हम पढ़ लेते हैं कि परमाणु क्रमांक सबसे सही निर्धारित कौन कर सकता है, क्या प्रोटॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन या आयन। तो सही जवाब आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जितने भी प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या प्रेजेंट होती है। आप इसे समझ सकते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन वही परमाणु संख्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को हम लोग मानने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का। टॉप 20 क्वेश्चन इस श्रृंखला का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने जैसे हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर 17 में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। देखिए आप अगर यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश होता है और ये होता है नेगेटिव चार्ज।
वही पॉजिटिव की बात करें हम लोग तो प्रोटॉन में होगा। अब एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है कि ओवरऑल अगर आवेशों की गणना या आवेशों की खोज की गई थी तो यह कूलाम के द्वारा की गई थी, इसलिए हम लोग आवेश का जो मात्रक मानते हैं वह कूलाम को मानते हैं। आवेशों के बारे में अगर खोजकर्ता पूछा जाता है तो कूलाम आप लोगों को मिलेगा कि चार्ज को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो कूलाम। इसलिए हम लोग कूलाम को सी से डिनोट करते हैं और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम को मानते हैं। यहां पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देने वाला हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। वही अगर एक प्रोटॉन की बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है किसके ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण माना जाता है, इसलिए आवेश की गणना हम लोग वहां नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस आवेश की गणना करने में सबसे ज्यादा श्रेय हम लोग देने वाले हैं मिलिकन नामक वैज्ञानिक को। मिलिकन के द्वारा, देखिए यहां पर आप लोगों को कूलाम भी दिया गया है, तो आपको आवेश में आकर आवेश का यह आंसर नहीं लगा देना है कि हमें विवेक से काम लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में विवेक जरूरी होता है कि आपको एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले समझना है। यहां पूछा गया इलेक्ट्रॉन के आवेश, सही जवाब हो जाएगा इसका मिलिकन। ठीक है, तो आप लोग मिलिकन को यहां पर सही जवाब मानेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज और प्रोटॉन में चार्ज आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है। अगर हम लोग बात करें कि कोई भी अगर ऋणावेशित परमाणु होता है जो नेगेटिव चार्ज वाला है, उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो सकती है। तो चलिए इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास सोडियम है जिसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, और इस सोडियम ने 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है, वही 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसका परमाणु क्रमांक है। Z को हम लोग एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 11 ही Z। अगर हम लोग यहां पर बात करें, यह सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सोडियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया, तो सोडियम यहां पर बन जाएगा Na-। वैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, पर यहां हम लोग इस बात को एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, इस बात को समझना है। मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो सोडियम माइनस बनेगा, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, पर यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 11 ही बचे हैं। इस बात का मतलब यह होगा कि अगर कोई तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाए या इलेक्ट्रॉन को लिया जाए, तो वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या वही रहती है। तो अगर ऋणावेशित बन रहा है तो यहां इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और वही प्रोटॉन की संख्या कम रह गई। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होगा, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होगा, वही तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो सकता है, या फिर ये परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो सकता है। तो प्रोटॉन की संख्या की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से यह कम हो सकता है। तो आप लोगों को यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 काफी शानदार प्रश्न है, और काफी बच्चे ऐसे प्रश्नों को ही गलत करके आते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग यहां अच्छे से इस सेशन को ज्वाइन करें और इन्हें आप लोग पढ़े, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से इस बार बने। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग टारगेट करेंगे। 19 आप लोगों के लिए है, आप क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों के गुणधर्म से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूट्रॉन के गुणधर्म के संबंध में यहां पर पूछा गया है। तो पहला यहां पर दिया गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, तो यह सही बात है, क्योंकि दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के केंद्रीय भाग को बनाते हैं। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, नाभिक के अंदर, यह भी सही बात है। वही न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, सही बात है। और यही न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह बिल्कुल गलत जवाब होगा, क्योंकि नाभिक के चक्कर लगाने वाला कण इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि न्यूट्रॉन। तो यह तो नाभिक के अंदर अवस्थित होते हैं। तो नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाएगा, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है, और अंतिम क्वेश्चन आप सभी ध्यान से जवाब देना है। इस क्वेश्चन को पूछा गया है
कि 1 मोल बराबर क्या होगा। 1 मोल का मान किसके बराबर यहां पर होता है। ऑप्शन दिए गए कि 6 इंटू 10⁻³ यहां पर ये ऑप्शन इस प्रकार है 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻4, वही दिया गया 6 इंटू 10⁻10 और इनमें से कोई नहीं। तो 1 मोल बराबर हम लोगों ने एवोगाद्रो संख्या को पढ़ा है और एवोगाद्रो संख्या यहां पर क्या होती है कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या जो एवोगाद्रो के द्वारा दी गई थी और इसका वैल्यू हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि जब 1 मोल में परमाणुओं की संख्या आप लोगों से पूछा जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 या इसे हम लोग 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप सही जवाब देखोगे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए यहां पर बिल्कुल सही जवाब होना है इस प्रश्न के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार हम लोग हड़बड़ाहट में हमारे वो क्वेश्चन जो हमें आने चाहिए थे और जो हम बना सकते थे, हड़बड़ाहट की वजह से हम लोग रॉन्ग कर देते हैं और यही हड़बड़ाहट हमारे हर एक क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 नंबर हमारे डिडक्ट करवा के जाती है। अगर ये नंबर डिडक्ट ना हो तो हम उस कैटेगरी को भी क्रॉस करेंगे जहां से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो हमें विवेक से काम लेना है, हर क्वेश्चन के मीनिंग को जानना है, उसके बाद उसका आंसर देना है और यही आप सभी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यानपूर्वक पढ़े, उसका मीनिंग जाने। तो यकीन मानना आपका जो वेटेज है हर एक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन रॉन्ग होने का, कि हम घर आकर पछतावा करें कि ये तो मुझे आता था, मैंने इसको जबरदस्ती रॉन्ग किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपको यहां से ये सुधार करना है। तो चलिए हर बार की तरह एक बार फिर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है और आप सभी के लिए आज का प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि परमाणुवीय संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन में मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन पढ़ा दिया है, फिर भी आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन दिया है इसका Z, A-Z, ए या फिर इसको हम लोग बोलेंगे A-Z/2। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। एक बार फिर आपसे एक पुनः आग्रह रहेगा कि आप जितने वीडियोस देखते हैं वीडियोस को लाइक भी किया करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, एक ऊर्जा हमारे अंदर प्रदान करता है, जिससे हम आने वाले वीडियोस को और अच्छे से प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगला टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से। तो आप बढ़िया अपनी पढ़ाई करते चलें और बढ़िया अपने सिलेक्शन की तैयारी करते चलें। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।